talking about GSTR1 Excel Utility। हमने बात की थी कि जो GSTR ने Excel Utility दी है उसको यूज करके आप कैसे अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। And in this video we'll be talking about various returns that has to be filed under goods and services tax। तो हम बात करेंगे कि GST के अंदर आपको कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, आपको कब ये रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, क्या ये सारी रिटर्न्स आपको फाइल करनी पड़ेगी या इनमें से कौन कौन सी रिटर्न्स ऐसी हैं जो आपके बिजनेस पे एप्लीकेबल है। तो हम ये सारी बातें करेंगे। Before getting into all these aspects, I'll just like to tell you that जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, जैसे अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है और आप अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन यू हैव टू ऑप्शन, आप या तो एज अ कॉम्पोजिशन डीलर रजिस्टर करा सकते हैं या फिर आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर करा सकते हैं। कॉम्पोजिशन डीलर के कुछ बेनिफिट्स हैं, उसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, तो ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर की जैसे रजिस्टर कराते हैं तो आपको हर महीने 3 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन डीलर में आपको केवल 3 महीने में 1 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो these are different various differences between a normal taxpayer and a composition dealer. And composition dealer में आप रजिस्टर करा सकते हैं only when your turnover is up to 75 lakh। अगर 75 लाख से आपका टर्नओवर ज्यादा है तो आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे। तो विल टॉक अबाउट ऑल दीज टैक्स पेयर्स कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं तब आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, अगर आप नॉर्मल स्कीम के अंडर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तब आपको कौन कौन से रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। अदर देन नॉर्मल टैक्स पेयर एंड कॉम्पोजिशन डीलर, अगर आप एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज अ एंटिटी जहां पे वी हैव अ सेटअप ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस। तो head office takes goods, consume services, and they distribute the credit of all these goods and services to their branches. So we'll talk about input service distributor, and then there's a provision of tax collection at source for e-commerce operator। तो जो e-commerce operator है, e-commerce marketplace operator है, उनको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा when they are making payment to the vendors जो उनके प्लेटफॉर्म से सेल्स कर रहे हैं। So we'll talk about the deadlines of all these returns. So let's look into my screen. We'll log into File My GSTR and we'll see what all these return forms are and what are the timelines, who has to file these returns. So we'll just look into my screen. So here if you see we have come to filemygstr.com. So this is my blog जहाँ पे मैं बहुत सारे articles, बहुत सारे videos publish करता हूँ। तो we have come to this portal. And here if you see we have this article on returns to be filed under GST। GST के अंदर आपको कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। तो I have just given a high level table जहाँ पे I have mentioned what is the return form that has to be filed, what information has to be filed in this return form, who has to file this return form and by when it has to be filed। तो GSTR फॉर्म का नाम क्या है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करनी पड़ेगी, किसको ये इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है, एंड व्हाट इज द टाइमलाइन, आपको कब तक ये इंफॉर्मेशन फाइल करनी है। जस्ट लुक इनटू ऑल दिस एस्पेक्ट्स। सो द वेरी फर्स्ट रिटर्न इज GSTR1। सबसे पहले रिटर्न GSTR1 है जिसके अंदर एक नॉर्मल टैक्स पेयर को, नॉट द कॉम्पोजिशन डीलर, जो एक नॉर्मल स्कीम के अंदर रजिस्टर करता है उसको अपनी सारी सेल्स का डिटेल फर्निश करना पड़ेगा। So this return is all about details of outward supplies of taxable goods and services। तो अगर आप taxable goods या taxable services की सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, तो आपको GSTR1 फाइल करना पड़ेगा। तो if you are a registered taxable person or a registered taxable supplier, and this return has to be filed by 10th of next month। तो जो मंथ फॉर एग्जांपल अगर हम जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, which is 10th of August। Now again just to clarify that for the month of July and August गवर्नमेंट ने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि for the first 2 months you don't have to file GSTR1 on 10th of next month। From September onwards you have to file all these returns on the timelines as specified। तो जुलाई और अगस्त में थोड़ा सा गवर्नमेंट ने डिले किया है रिटर्न फाइल को, बट सितंबर के बाद से आपको ये जो टाइमलाइन गिवन है जो हम बात कर रहे हैं उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट रिटर्न इज GSTR1 which is outward supplies या सेल्स का आपका जो रिटर्न होता है। सेकंड इज GSTR2। GSTR2 is details of inward supplies। तो इनवर्ड सप्लाईज इज एसेंशियली ऑल द परचेजेस। तो आप अपने बिजनेस में जो भी परचेज करते हैं, जो आप अपने सप्लायर से माल लेकर आए हैं या डीलर से माल लेकर आए हैं, तो उसका सारा ब्यौरा आपको GSTR2 में देना पड़ता है।
एंड मजे की बात यह है कि GSTR2 की सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्निश नहीं करनी है। अगर आपने GSTR1 फाइल किया है तो आपने GSTR1 में ये बताया कि आपने किसको बेचा है और कितने अमाउंट का बेचा है, क्या गुड्स बेचे हैं। तो GSTR2 ऐसे ही जब आपने किसी से परचेज किया है, जो आपका सप्लायर है उसने अपनी GSTR1 फाइल की होगी, तो उसकी GSTR1 से आपकी GSTR2 में डेटा सारा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, सारा डेटा फ्लो होगा। इसमें आपको कुछ भी मैनुअल एंट्री की जरूरत नहीं है। The only entry that you have to do is the reconciliation. आपको बस ये चेक करना है कि जो एक्चुअल में आपने परचेजेस की थी, क्या वो आपके सप्लायर ने सारी इंफॉर्मेशन अपनी रिटर्न में फर्निश की है या नहीं की है। इन केस अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसीज दिखती है तो आप भी इसमें रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, which will go to your supplier for validation। या फिर आप अपने सप्लायर को बोल सकते हैं कि आपने ये एक पर्टिकुलर बिल या एक पर्टिकुलर इनवॉइस मिस हो गया आपसे, आप प्लीज इसकी एंट्री कर दीजिए। एंड व्हेन दे मेक द एंट्री इन GSTR1, so again it will reflect in your GSTR2। तो that is the beauty of GSTR2 कि इसके अंदर आपको बहुत मिनिमलिस्टिक एंट्री करनी है। अगेन देयर कैन बी केसेस कि आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, या कुछ एक स्पेसिफिक केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको मैनुअली एंट्री करनी है। So again the timeline for GSTR2 is 15th of next month। तो 10 तारीख तक आप GSTR1 फर्निश करेंगे, उसके बाद 10 से लेकर 5 तारीख तक आपका रिकंसिलिएशन चलेगा, एंड ऑन by 15th of next month you have to file your GSTR2। Our next return is GSTR3। So GSTR3 is monthly return। It is basically a consolidation of GSTR1 and GSTR2। तो GSTR1 में आप अपनी सारी सेल्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, GSTR2 में आपने अपनी सारी परचेजेस की इंफॉर्मेशन देती है। तो इन सबको कंसोलिडेट करके GSTR3 बनेगी। अगेन ये एक ऑटो पॉपुलेशन होगा जो डेटा लेगा आपकी GSTR1 से और GSTR2 से, और उसको कंसोलिडेट करके आपका GSTR3 बनेगा। एंड दिस GSTR3 हैज टू बी फाइल्ड बाय 20th of next month if you see that। So आपका अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर खत्म होने के बाद 20th अक्टूबर तक आपको अपना GSTR3 फाइल करना है। जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके GSTR1 के अंदर और GSTR2 के अंदर आपका सारा इंफॉर्मेशन फिलअप है। अगर आपका GSTR1 एंड GSTR2 प्रॉपर्ली फाइल्ड है तो आपका GSTR3 कंप्लीटली ऑटो पॉपुलेट होकर आपके पास जनरेट हो जाएगा। और नेक्स्ट रिटर्न इज GSTR4। So GSTR4 is applicable on composition dealer। तो हम बात कर रहे थे कि composition dealer को गवर्नमेंट ने थोड़ी आसानी दी है कि उसको हर महीने 3 रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी। Instead, a composition dealer can file a single return in 3 months। So this return is GSTR4। तो हर 3 महीने में composition dealer को GSTR4 फाइल करना पड़ेगा। And the timeline is 18th of succeeding quarter। तो अगर हम बात करें जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर की, तो 18th of October, 18th of subsequent quarter, तब तक आपको GSTR4 फाइल करना पड़ेगा। And this GSTR4 is essentially a consolidated return of all the purchases, all the sales and your tax liability। तो composition dealer के लिए again गवर्नमेंट ने अलग स्लैब दे दिया है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो आप पर्टिकुलर परसेंटेज बेसिस पे आपकी टर्नओवर पे टैक्स पे कर सकते हैं। सम ऑफ द ड्रॉबैक्स जो हमने बताया था पहले कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं तो आपके बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर जो आप अपने रजिस्टर्ड सप्लायर से आपने परचेज की है और जो आपने GST पे किया है एज अ इनपुट, उसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा कॉम्पोजिशन स्कीम। एंड द बेनिफिट इज कि आपको हर महीने 3 रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी, आपको रिकंसिलिएशन नहीं करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू फाइल 1 रिटर्न व्हिच इज GSTR4। 3 महीने में आपको एक बार ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज GSTR5। So GSTR5 is basically applicable on non-resident Indians जो इंडिया से बाहर businesses हैं and which are importing into India। तो again for imports are considered as interstate supplies in GST, तो उस पे IGST applicable होगा। तो all these non-registered otherwise non-resident foreign taxable person जो इंडिया से बाहर हैं और इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं, they are required to file GSTR5। Again, there are certain guidelines की how they can obtain the registration and how they can file their return. But at a high level, this return has to be filed by 20th of next month। अगले महीने की 20 तारीख से पहले एज अ नॉन रेजिडेंट आपको ये रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर हम एग्जांपल लें कि अगर किसी ने 20th जुलाई को इंडिया में सप्लाई की है तो 20th of next month which is 20th August, तो 20 अगस्त से पहले GSTR5 आपको फाइल करना पड़ेगा।
नेक्स्ट इज GSTR 6. GSTR 6 इज रिटर्न फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की हमने बात की थी कि जहाँ पे जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जहाँ पर एक हेड ऑफिस होता है और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो कई केसेस में जो हेड ऑफिस है वो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, which is again not only for head office purpose but for all the branches as well. फॉर एग्जाम्पल कि एक सॉफ्टवेयर लिया है जिसका एक बड़ी कंपनी सब्सक्रिप्शन पे करती है और उस पर GST पे करती है, बट दैट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड अक्रॉस द ब्रांचेस अक्रॉस द स्टेट्स. तो अगेन इन दैट केस ऑल द इनपुट सर्विसेज जो GST आप पे कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर वेंडर को, तो उसका क्रेडिट आप अपनी ब्रांचेस को भी दे सकते हैं. सो दैट इज व्हाट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैज टू फाइल मंथली रिटर्न बाय 13th of next month. तो अगर आपने जुलाई में कोई भी गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन किया है, उस पे आपने GST पे किया है, तो उसका क्रेडिट आप अपने ब्रांचेस को दे सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू फाइल GSTR 6 एंड दिस हैज टू बी फाइल्ड बाय 13th of next month. अगले महीने की 13 तारीख से पहले आपको ये रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी. Next is GSTR 7, which is return for authorities deducting tax at source. तो गवर्नमेंट ने कुछ एक authorities notify कर रखे हैं. There are certain contracts, some of the government contracts जब आप गवर्नमेंट से डील करते हैं, तो in all those cases you have to deduct tax at source. आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा जैसे हम इनकम टैक्स में करते हैं. प्रोविजंस, द मोडस ऑपरेंडी कैसे ऑपरेट होगा, इट इज मोर और लेस सिमिलर. बट एज ऑफ नाउ इट इज एप्लीकेबल ऑन वेरी हैंडफुल ट्रांजैक्शन. बहुत सारे बिजनेसेस इससे इम्पैक्ट नहीं होंगे इनिशियली, तो नॉट गोइंग टू मच डिटेल्स. इट्स जस्ट दैट अ प्रोसेस वेयरिंग गवर्नमेंट वांट्स टू एंश्योर कि इन केस अगर जो जिससे सप्लाई ली जा रही है, if that cannot be traced, then as a consumer you can collect tax deduction at source. You can deduct tax at source and you can submit it to government. So that provision is there, and if you do any such transaction, then you have to furnish GSTR 7 by 10th of next month. आपको अगले महीने की 10 तारीख तक अपनी GSTR 7 फर्निश करनी पड़ेगी. Next is GSTR 8. Now GSTR 8 is very important and इससे बहुत सारे businesses भी impact होंगे. तो GSTR 8 is details of supplies effected through e-commerce operator and the amount of tax collected. Now what it means? तो हम देखते हैं कि Flipkart है, Amazon है, Snapdeal है. These are e-commerce marketplace operator. तो basically they have their own platform जहाँ पे as a vendor you can register, you can sell to consumers through their platform, through their website. So for the first time गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ये जो ई-कॉमर्स का बिजनेस है इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है, एंड दैट इज बेसिकली द इंटेंशन टू ब्रिंग GSTR 8. तो GSTR 8 is basically this return has to be filed by e-commerce operator जो Flipkart, Amazon है, या फिर ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं. छोटे प्लेयर्स भी बहुत सारे होते हैं जो जिनको हम एग्रीगेटर्स कहते हैं या मार्केट प्लेस कहते हैं. तो ऑल दिस मार्केट प्लेस दे हैव टू फाइल GSTR 8, जहाँ पे बताएंगे कि इनके जितने भी वेंडर्स हैं, जो जितने भी वेंडर्स ने इनके प्लेटफॉर्म से सील किया है, दे हैव टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स. तो जब ये उनको पेमेंट करेंगे, सो बेसिकली दे आर आल्सो इफेक्टिंग or providing a platform for payment from consumer to this vendor. तो जब basically consumer e-commerce marketplace operator को पेमेंट करता है, and e-commerce marketplace operator जो होते हैं वो vendors को पे करते हैं. तो government has put onus on these marketplace and these aggregators when they are making payment to these online vendors जो e-commerce marketplace के through sale करते हैं. They have to collect tax at source and they have to submit it to government. So again all these vendors they have to show ki this market, for example Flipkart has collected this much of tax, Amazon has collected this much of tax. So this is again auto flow from GSTR 8 to GSTR 2 of all these vendors, and this return has to be filed by 10th of next month. तो जो operators हैं उनको अगले महीने की 10 तारीख से पहले ये रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, एंड इस रिटर्न के बेसिस पे ही सारे वेंडर्स को अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, which will flow into their GSTR 2. Next is GSTR 9. So GSTR 9 is annual return. जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, बी इट कंपाउंड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम या जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, they'll file quarterly or monthly return.
And then after that we have a annual return which is GSTR 9. तो GSTR 9 एक एनुअल रिटर्न है जिसमें पूरे साल का जितना भी आपका परचेसेस है, जितना भी आपका सेल है, वो सारा कंसोलिडेट होके थ्रू ऑल दिस रिटर्न्स विल फ्लो इनटू GSTR 9. Again, most of the information in GSTR 9 will auto populate from all the returns that you have filed. अगर कुछ discrepancies होती है, if there is any kind of mismatch, so first you have to go into that particular return and वहाँ पे जाके आपको correction करना पड़ेगा. Then only it will reflect correctly in your GSTR 9. So GSTR 9 is your annual return. It has to be filed by registered taxable person and it has to be filed by 31st December of next financial year. तो अगर हम बात करते हैं 2017-18 की, फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई से GST लागू हुआ, 31 मार्च तक आपने जितना भी परचेज एंड सेल किया है उसका कंसोलिडेटेड रिटर्न आपको 31st दिसंबर 2018 तक GSTR 9 में फाइल करना पड़ेगा. सो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सा विंडो दिया है जहाँ पे आप सारा कंसोलिडेशन कर सकते हैं. there's no hurry कि as soon as your financial year ends आपके पास कई बार you have to make sure that your books are closed properly. आपको अपने अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं. then in most of the cases आपको अपने बुक्स का ऑडिट कराना पड़ता है. And then there are other compliances, PF का होता है, HT का होता है. All these laws are there. So government has given a sufficient bandwidth कि you can do all these compliances, and once you've completed all these compliances, then you can come back and then you can file your GSTR 9, which is your annual return, before 31st of next financial year, 31st December of next financial year. So that's there. नेक्स्ट वी हैव GSTR 10 which is final return. तो अगर आपने GST में रजिस्ट्रेशन लिया है, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे-छोटे व्यापारियों ने GST में रजिस्ट्रेशन ले लिया है क्योंकि उनके डीलर्स ने एंड उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बिना GST की सप्लाई नहीं किया. एंड दिस इज मोर बिकॉज कि बहुत कंफ्यूजन था, सप्लायर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं पता था कि उनको क्रेडिट कैसे मिलेगा, तो उन्होंने सबका रजिस्ट्रेशन करवा दिया. गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि जो छोटे-छोटे टैक्स पेयर्स हैं दे विल ऑप्ट फॉर कैंसिलेशन बिकॉज जो डीलर्स हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बिना GSTIN के भी सप्लाई करेंगे बिकॉज द प्रोविजंस आर एज सच कि अगर आप छोटे व्यापारी हैं, 20 लाख से कम टर्नओवर है अगर आपका, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द GST. तो विल सी कि एक कैंसिलेशन होगा या इवन अ जेन्युइन कैंसिलेशन की यू आर डूइंग बिजनेस नाउ, यू जस्ट थिंक कि जो आप सप्लाईज कर रहे हैं इट इज ऑलमोस्ट non-GST supplies, it does not fall under GST, so you are opting for cancellation. In that case, you have to file GSTR 10. आपको GSTR 10 फाइल करना पड़ेगा, which is basically you have to file when you surrender your registration and when you opt for cancellation. तो जब आप GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते हैं within 3 months from such cancellation date आपको GSTR 10 फाइल करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप सारा अपना स्टॉक का इंफॉर्मेशन देंगे कि आपके पास ये सारा स्टॉक था, अगर आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है, आपने उसका क्लेम किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी किसी रिटर्न में कोई GST की लायबिलिटी के अगेंस्ट अगर आपने उसको एडजस्ट किया है, तो दैट विल अगेन अराइज एज अ लायबिलिटी व्हिच यू हैव टू पे इन कैंसिलेशन, and that will close all the implication of GST on your business, this cancellation of GST, and essentially that is where GSTR 10 works. All your liabilities under GST are paid off, are disposed through this return. And the last return that we have is GSTR 11. So GSTR 11 is basically for the special category of person. Now what these special categories are? So basically जो foreign diplomatic missions है या foreign embassies होती है, they are not required to pay any kind of taxes because the relations are as such. So what government does is they provide them with a unique identification number, and they can code this unique identification number in all the purchases that they do. So in case अगर उनसे किसी ने टैक्स कलेक्ट कर भी किया है तो they can claim a refund here. So basic intention is all these special entities are not required to pay taxes, and for them government has notified GSTR 11. Within you have to furnish detail of inward supplies. आपने जितने if you are the special category person जिसको गवर्नमेंट ने UIN दिया है, तो you have to furnish details of inward supplies. आपको जितना भी परचेज किया है आपको उसका डिटेल्स GSTR 11 में फर्निश करना पड़ेगा. And this return has to be filed by 20th of next month. तो वही अगर हम अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त मंथ के लिए आपको 28 सितंबर तक ये रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, which is 28th of next month. तो गवर्नमेंट ने अच्छा सा टाइमलाइन दिया है
for all these special category persons, you can find their return. And that's all. So these are the 11 returns that are notified under goods and services tax. प्लीज अंडरस्टैंड कि सारी रिटर्न्स आप पे एप्लीकेबल नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने रूमर्स फैलाए थे कि 3 रिटर्न्स जाएंगे हर महीने, 3 रिटर्न्स जाएंगी, बट GSTR 2 एंड GSTR 3 में ऑटो पॉपुलेशन, उसके अंदर आपको मैनुअल डेटा फाइल नहीं करना पड़ेगा। आपका डेटा जो GSTR 1 है उसी में से फ्लो होगा, देन यू जस्ट हैव टू रिकंसाइल। सो इट इज नॉट एज कॉम्प्लेक्स जितना लोगों ने बातें की। And in case if it is complex, then we are here. You can visit Find My GSTR anytime, and you can have articles on all these returns. You can also have all expert assistance. आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाइक कर सकते हैं, and you can send us message and you can write to us. All details are there on our Facebook page. So you can also subscribe to our newsletter हमारे पोर्टल पे। So you can see here, Slaw portal. हम यहाँ पे we put all the videos, all the infographics, all frequently asked questions. आप हमारे जो पुराने videos हैं वो भी यहाँ पे access कर सकते हैं। And you can have all the recent posts. And then here you can see subscribe to our newsletter. तो अगर आपको frequently information चाहिए है, you want to keep yourself updated हमारे videos के बारे में, so you can subscribe to our YouTube channel and you can also subscribe to our newsletter. So that's all for today. Thank you very much.